नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज चर्चा करने वाले हैं जेन स्ट्रीट के बारे में, जिसके बारे में आज ही सुबह एक न्यूज हर चैनल में आ रहा है। आज का डेट है 4 जुलाई 2025। तो 4 जुलाई के मॉर्निंग ही न्यूज खोलते ही जेन स्ट्रीट के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि वॉल स्ट्रीट का एक क्वांटिटेटिव ट्रेडर या ट्रेडिंग फर्म है। तो जेन स्ट्रीट ने फ्यूचर और ऑप्शंस में इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ट्रेड किया है जो कि एथिकली सही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आज का जो डिस्कशन है वो न्यूज चैनल CNBC आवाज, NDTV प्रॉफिट और मिंट के डेटा के आधार पर है, और सभी चैनल्स में जो समाचार आ रहा है उसमें डेटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इवन जेन स्ट्रीट का जो स्पेलिंग है उसमें भी डिफरेंस है अलग अलग चैनल्स में। तो इनके न्यूज के आधार पर ही आज का डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे कुछ टिप्पणी करना था, तो सबसे पहले मैं न्यूज बता दूं। न्यूज ये है कि लगभग 40 से 43 हजार करोड़ का प्रॉफिट बनाया है इसी जेन स्ट्रीट फर्म में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कुछ अनएथिकल ट्रेडिंग अप्रोचेस यूज करके, ऐसा बोला जा रहा है। तो सेबी ने एक इंटरिम नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार टेम्पोरली बैन किया गया है जेन स्ट्रीट को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने से। इसके पहले कि जेन स्ट्रीट पर और डिटेल में जाऊं, मैं अपने वीडियोस के बारे में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूं। वो ये है कि मेरे जो वीडियोस है 2 तरीके के उसमें एनालिसिस है। एक है डेटा पर एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स या टेक्निकल टूल्स की बात मैं करता हूं, किसी भी ट्रेड में कैसे अप्रोच करें टेक्निकल टूल्स यूज करके। जैसे मैंने पिवट पॉइंट्स पर चर्चा की है, और भी 1-2 टेक्निकल टूल्स पर मैंने चर्चा की है। फिबोनाची टूल पर चर्चा की है मैंने। लेकिन ज्यादातर मेरे जो वीडियोस हैं वो इस पर आधारित है कि आपको स्टॉक की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए ट्रेडिंग से पहले। तो मैंने देखा कि मेरे जो क्वांटिटेटिव डेटा के, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के या टेक्निकल एनालिसिस के जो वीडियोस है उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में आज तक जिन्होंने फंडामेंटल को समझा, जिन्होंने फिनेंसेस को समझा, जिन्होंने कंपनी के वर्किंग मॉडल को समझा, जिन्होंने कंपनी के लॉन्ग टर्म वर्किंग को समझा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को समझा, उन्होंने ज्यादा पैसे बनाए। दे मेड मोर मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग वर्ल्ड, न कि इंट्राडे के लोगों ने। इंट्राडे में लोगों का जो प्रॉफिट होता है अक्सर लॉसेस में वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रह जाता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में वो इन्वेस्टमेंट में ही कंटिन्यू करता है, क्योंकि इंट्राडे इज जस्ट an axiom of the investment trading। मींस axiom ट्रेडिंग एक सबसेट है ये। आप अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे और लॉन्ग टर्म में आप चलेंगे तो आपको इंट्राडे की भी अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे को ही फोकस करेंगे सोलली कि मैं इंट्राडे में फास्ट मनी बनाऊंगा, तो फास्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, द फास्टेस्ट हैपन द स्लोएस्ट वे। ओके, जो चीज सबसे धीमे चलती है सबसे पहले पहुंचती है कछुए की तरह, और जो सुपर फास्ट चलता है वो पहले सो जाता है थक के। तो मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि कौन सा वीडियो मेरा आप देखेंगे, कौन सा नहीं देखेंगे, ये आपका चॉइस है। लेकिन हकीकत यही है, इतिहास यही है, हिस्ट्री यही बोलता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में फोकस किए हैं, जिन्होंने फंडामेंटल्स में, जिन्होंने फिनेंशियल्स में अंडरस्टैंडिंग बनाई है, कंपनी के कोर स्ट्रक्चर पे, कोर वर्किंग पे अंडरस्टैंडिंग बनाई है, रादर देन द प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट को जिन्होंने समझने की कोशिश की, इसको कोई नहीं समझ सकता प्राइस चार्ट को। और आज इसी संदर्भ में ही जेन स्ट्रीट का केस में लेके आया हूं, मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। तो लगभग मैंने पहले ही बोला कि 40 से 43 हजार करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया है। एज ऑफ नाउ ऑन फॉर द टाइमिंग जेन स्ट्रीट को बार कर दिया गया। अब इन्होंने मेन जो स्कैम किया है वो स्कैम तो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या है, कॉल राइटर्स होते हैं और पुट राइटर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स, नीचे की तरफ पुट राइटर्स बेट लगाते हैं, ऐसा कुछ है।
ओके, लेकिन मोटा मोटा ये समझिए कि काम कैसे करता है ये कंसेप्ट, कि आपने मान लो कि आपने बेट लगाया है कि जो आज 100 रुपए का स्टॉक है वो अगले एक हफ्ते में 120 रुपए का हो जाएगा। तो 120 रुपए का अगर हो गया तो आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो एज अ कॉल राइटर आपको कुछ बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कभी किया नहीं है। और पुट राइटर इसी का उल्टा होता है कि प्राइस नीचे गिरेगा, इस पर एक बेट लगता है। तो ये सिमिलर है इक्विटी में। जब आप बेट लगाते हैं, इक्विटी में बेट आप कैसे लगाते हैं कि आप घुसते हैं 1:1 या 2:1 के रेशियो पर, प्रॉफिट लॉस रेशियो पर आप घुसते हैं, ठीक है। तो रिस्क टू रिवार्ड आप बोलते हैं, 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड है। यानी कि अगर आप 100 रुपए के स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और अगर 20 रुपए गिर गया तो आपका लॉस 1 हो गया, 40 रुपए अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट आपका 2 हो गया, ठीक है, डबल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 1:1 या 1:2 में आप स्टॉक में पैसा बनाते हैं, कई बार ऊपर भी चला जाता है, 1:3, 1:4, 1:5 का भी वो बेनिफिट हो जाता है इन सम केसेस, सर्टेन सिचुएशंस। ओके, तो होता क्या है कि जब एक रिटेल ट्रेडर पोजीशन बनाता है, वो कैसे पोजीशन बनाता है, वो देखता है कि कोई भी स्टॉक या तो इंट्राडे में ऊपर जा रहा है, या फिर पिछले 3-4 दिनों में ऊपर गया है, या फिर पिछले 1 महीने से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्टॉक ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है स्टेडीली, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि हजारों शेयर्स हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हर दिन हर शेयर को ताक के झांक के देखते रहे कि किस शेयर में कहाँ बेनिफिट आ रहा है। ओके, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमारे पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आता है, और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनको बड़ा पैसा बनाना है, वही लोग इस इंफॉर्मेशन को फ्लोट करवाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन आता है, हमने देखा कि अरे 1 महीने से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ये तो रुका ही नहीं, हम पोजीशन लेते हैं और नेक्स्ट उसी दिन उसमें रिवर्सल आ जाता है। रिवर्सल जब आता है तब आता ही रहता है। जो स्टॉक 100% ऊपर आया है 1 महीने में, वो अगले 15-20 दिन तक 20-30-40% तक नीचे जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप फिबोनाची टूल अगर समझते हैं, आपको पता ही है कि लगभग 40% तक नीचे चला जाता है, 38.2% नीचे जाता है सिर्फ आपके कंसोलिडेशन में, और करेक्शन में भी 62% नीचे जाता है, 61.8%। तो उतना तो जाएगा ही नीचे इन द नॉर्मल केस, और उससे भी ज्यादा नीचे चला गया तो आप समझिए कि आपको कितना नुकसान होगा। तो होता क्या है कि जब आप देखते हैं चार्ट को, अल्टीमेटली आप चार्ट देख के डिसीजन लेते हैं ना। अगर कोई स्टॉक पिछले 6 महीने से एक ही लेवल पे, आप उस पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है स्टेडीली, या जो स्टॉक नीचे आ रहा है स्टेडीली, आप उसी में इन्वेस्टेड होते हैं, या तो लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज बड़े इन्वेस्टर को पता है, जो कि व्हेल है, शार्क है। उसको भी पता है कि अब आपको दिख रहा है, क्योंकि उस दिन कुछ न्यूज भी आने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाल ही के दिनों में जब पहलगांव वाला केस हुआ, उसके बाद इंडिया के डिफेंस ने, वेदर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया, और काफी इनके जो आर्मामेंट थे, इक्विपमेंट, डिवाइसेस थे, मेड इन इंडिया ही थे। उसके बाद क्या हुआ कि शिपिंग के स्टॉक बहुत तेजी से बढ़े। आप समझिए कि 7 मई से लेकर 24 मई तक शिपिंग स्टॉक्स, हर स्टॉक 50% से ज्यादा ही गया है। ओके, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट बन गया है कि इंटरनली इंडिया अगर इतना पावरफुल है, तो ये तो जब इंटरनेशनल मार्केट में खुलेंगे तो कितने ऊपर तक जाएंगे। तो नेचुरली उसमें लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, और लगाते ही अगले दिन से कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। तो समझो कि 3 हफ्ते के लॉन्ग के बाद अब 3 हफ्ते से कंसोलिडेशन चल ही रहा है उसका, फिर मोमेंटम ले ही नहीं रहा डायरेक्शन में, मतलब रिज्यूम ही नहीं कर रहा है। तो जो चीज एक रिटेल ट्रेडर को दिखती है, वो चीज बड़े ट्रेडर को भी दिख रहा है, जो शार्क है, जो रिटेल ट्रेडर को मारने के लिए बैठा हुआ है। तो होता ये है कि जब भी आपको डायरेक्शन मिलता है, एक उस डायरेक्शन में आप पोजीशन लेते हैं। तो जैसे आपने मान लो लॉन्ग में पोजीशन ले लिया, ठीक है, 5% 10% के ऊपर गया, फिर क्या, जो बड़ा ट्रेडर है उसमें वो हैमरिंग शुरू कर देता है। हैमरिंग करता है तो पहले दिन 5% नीचे आ गया, 10% नीचे आ गया, फिर 1%, 2%, 5%, 10%, करते करते आपका ओवरऑल मान लीजिए कि 20-30% लॉस लग गया। अब आप सोचते हैं तो मेरा पूरा इक्विटी वाइप आउट हो जाएगा, तो 30% का लॉस लेके निकल जाओ।
तो जब आप 30% का लॉस बुक करके निकलते हैं, बेसिकली आप लॉन्ग साइड में आपने पोजीशन बनाया तो आप सेल करते हैं तो और नीचे जाता है। आप जैसे ही सेल करने लगते हैं अपना लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो वो सेल होने के चलते वो स्टॉक और नीचे जाता है। जाते 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 जितने लोगों ने पोजीशन बनाया था रिटेल ट्रेडर्स ने, बड़े ट्रेडर्स कुछ नहीं करते, चुपचाप देखते रहते हैं, ठीक है। छोटे रिटेल ट्रेडर जैसे ही 20% ऊपर जाता है वो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो पैनिक में सेल करना शुरू करते हैं, अगला और 20% नीचे चला जाता है। तो जो बड़ा ट्रेडर है, जो शार्क है, उसको एक तो उसने पहले इतना शॉर्ट कर दिया 10% 20%, फिर 20% और नीचे गया तो उसने शॉर्ट सेलिंग से उसने पैसा बनाया। अब क्या डिप से इसने जो है खरीदना शुरू किया। फिर तो पहले तो शॉर्ट से पैसा बना लिया वेल ने, फिर डिप से उसने बाय किया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। तो अब डिप से जब वो बाय करेगा तो बड़ा से बायर है तो वो डिप से भी मोमेंटम लाएगा। अब जब मोमेंटम आ जाता है डिप से, लोगों को पता चलता है अच्छा डिप से लोग पोजीशन बना रहे हैं, तो सारे लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिटेल और ट्रेडर, छोटे ट्रेडर्स जो है, उन्होंने पहले 30% का लॉस खा लिया। कई बार तो वो छोड़ के निकल ही जाते, छोड़ ही देते हैं उस स्टॉक को, उधर देखना ही नहीं है, वो स्टॉक लॉस लगवाएगा। रीजन ये नहीं है, कोई भी स्टॉक लॉस लगवा सकता है, लेकिन आपका टाइमिंग, एंट्री और एग्जिट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में छोटा ट्रेडर ट्रेड लेता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। जिस स्टॉक में खराब न्यूज आ गया, वो स्टॉक फॉल कर रहा है, छोटे ट्रेडर ने उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लिया, बड़ा ट्रेडर उसको लॉन्ग कर करके ऊपर लेके चला जाएगा। अच्छा, शॉर्ट अगर आपने लिए ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और उसमें आता है मार्जिन कॉल। तो मार्जिन कॉल जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं मार्जिन कॉल क्या है। मान लो कि आपका इक्विटी आपके पास 100 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और आपका ब्रोकरेज फर्म आपको 4x का मार्जिन दे रहा है, यानी कि आपका जो पैसा है उसका 4 गुना पैसा वो अपने तरफ से देगा, यानी 100 रुपए पे वो मुझे 400 रुपए देगा, यानी टोटल मेरे पास हो गए 500 रुपए। 500 रुपए का मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। तो 500 रुपए का शॉर्ट सेल करने का अच्छा साइड ये है कि अगर शॉर्ट चल गया तो इमीडिएट मनी है, 5 गुना मनी है, ठीक। लेकिन अगर रिवर्स हो गया स्टॉक तो 5 गुना लॉस है। तो अगर आपने नॉर्मल कोई पोजीशन लिया है अपने प्योर इक्विटी पर, तो अगर 20% स्टॉक रिवर्स में चला गया तो आपको 20% का लॉस लगेगा। लेकिन अगर आपने मार्जिन में लिया है, फुल मार्जिन में लिया, 4x पूरा ले लिया, तो 100 की जगह 500 रुपए पे आपने शॉर्ट किया और रिवर्स में 20% चला गया, तो 500 रुपए का 20% क्या होता है, 100 रुपए, और आपका इक्विटी ही 100 रुपए का। तो 20% जाते ही आपका इक्विटी पूरा वाइप आउट हो जाता है। लेकिन इस इक्विटी वाइप आउट होने से पहले ही ब्रोकरेज फर्म आपको मार्जिन कॉल करेगा कि भाई आपका जो मार्जिन था पूरा खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जो रियल कैश था अकाउंट में वो खत्म हो गया, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। उसके बाद आपका ब्रोकरेज हाउस आपको जितनी बार पैसा कम होगा, जितना रिवर्स होता रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में वेट करते हैं कि रिवर्सल का फिर रिवर्सल होगा, ठीक है। तो उस केस में होता है क्या है कि कई ब्रोकर तो आपको आपके इक्विटी पर ही मार्जिन कॉल करेंगे, कई ब्रोकर आपको थोड़ा और देंगे मार्जिन, चलो भाई 100 रुपए का इसका है तो इसको 200 रुपए तक छोड़ देते हैं, उसके बाद करेंगे, डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर एज वेल। तो आपका मेन मनी खत्म होते ही ब्रोकर आपको अलर्ट दे देता है, ठीक है, कि आपका सारा पैसा खत्म हो गया। अब ब्रोकर अपने जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं ना, कि 100 रुपए आपके हैं और ब्रोकर ने आपको मार्जिन दिया है 400 रुपए का, ऊपर आप 200 रुपए का लॉस खा के बैठे हैं, तो बाकी 100 रुपए तो इससे फिजिकली तो उड़ गए हैं, ठीक है। तो कई बार ब्रोकर खुद ही आपका जो है पोजीशन जो है क्लोज करना शुरू करता है, ठीक है, जैसे ही आपका मार्जिन कॉल का सिचुएशन होता है। तो मार्जिन कॉल ये चीज होता है। शॉर्ट में क्या होता है, रिवर्सल होने पर इनफाइनाइट अमाउंट जा सकता है, क्योंकि ऊपर कितना बड़ा है किसी को पता नहीं। लॉन्ग में तो क्या रिवर्सल होगा तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, इतना ही फर्क होगा। लेकिन शॉर्ट में अकाउंट आपका वाइप आउट करके उससे भी ज्यादा रिवर्सल में जा सकता है, ये रिस्की है, इसीलिए मार्जिन कॉल आता है, ठीक है। मार्जिन कॉल आता भी है लॉन्ग इन्वेस्टर्स को, जो लोग किसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं और मार्जिन अकाउंट में करते हैं और उसके बाद उनका इक्विटी पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो बड़े ब्रोकर्स हमेशा ये सब चीजें करते हैं, उनको पता है कि आपने मार्जिन में लिया हुआ है तो वो इतना ज्यादा हैमर कर देंगे या इतना ज्यादा रिवर्स में ले जाएंगे ट्रेड को कि आपका जो मेन इक्विटी खत्म हो जाएगा, ओके।
और जब आपका मेन इक्विटी खत्म हो जाएगा तो आप अपने पोजीशन को क्लोज करोगे। क्लोज करते ही वो जिस डायरेक्शन में रिवर्स ट्रेड लिया है उस डायरेक्शन में और ट्रेड आगे जाता है, तो उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, राइट। और जितना फास्ट कोई ट्रेड किसी डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तुरंत उसका फिर उल्टा आएगा वो ट्रेड, उसमें भी पैसा बनाते हैं लोग। तो जिसके पास 5,000 करोड़ है वो तो समझो कि वो 1 घंटे के अंदर 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ बना लेगा 1 घंटे के अंदर, जिसके अकाउंट में 5,000 करोड़ है, क्योंकि वो एक बड़ा बल्क लेके बैठा हुआ है जो बाकी सारे ट्रेडर्स को बैलेंस करने के लिए और उनको आउटवेट करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये जो जेन स्ट्रीट कंपनी है, इनका यही काम था। ये लोग क्या करते कि एफएनओ एक्सपायरी वाले दिन ये लोग जो निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हेवी वेट है, उसका स्टॉक को फ्लक्चुएट करा दिया। अब वो स्टॉक लॉन्ग में है, उसको गिरा दिया मान लो 10% आधे घंटे के अंदर, ठीक है। एचडीएफसी बड़ा मार्केट कैपिटल है, लेकिन उसको गिराने के लिए भी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। तो ये जेन स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट का है, तो इनके पास डॉलर में पैसा है, तो इन्होंने ऐसे करके स्टॉक एक्सचेंज को बहुत फ्लक्चुएट किया एफएनओ के एक्सपायरी वाले दिन करके। तो वही है, लोग पैनिक में जो है अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं और उसमें वो पैसा बनता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा बन जाता है ना, इसलिए। तो जेन स्ट्रीट ने जो ये काम किया है, इसको अभी तक इलीगल नहीं बोला गया, लेकिन डेफिनेटली अनएथिकल बोला जा रहा है, क्योंकि आप नेचुरल ट्रेड करने के जगह पे आप आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करो। आपके पास जो पैसा है उसको आर्टिफिशियली आप यूज कर रहे हो ट्रेड में एक आर्टिफिशियल डायरेक्शन लाने के लिए, इससे आप पैसा बना रहे हो। तो इसीलिए सेबी ने इस पर कंट्रोल किया है, क्योंकि आज के डेट में जो लास्ट 6 महीने 8 महीने में जो इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, इवन रिटेल ट्रेडर्स का भी कॉन्फिडेंस डाउन है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं ही अगर किसी स्टॉक में पिच इन करता हूँ तो 10 में से 9 स्टॉक में तो मुझे लॉस ही लगता है, और जहां एक में प्रॉफिट लगता है उतना कम प्रॉफिट है कि वो 9 स्टॉक के लॉस को कंपनसेट भी नहीं कर पाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस डाउन है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो तो जब लॉन्ग बन ही नहीं रहा है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो बैठे हुए हैं। इसीलिए सेबी ने ये अच्छा कदम उठाया है। आई होप कि इस तरीके के अगर एक्शंस होंगे आने वाले दिनों में तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। तो समझिए कि जो जेन स्ट्रीट जो ट्रेडर है, इनको ये साफ साफ पता है कि भाई एफएनओ में जो टोटल वॉल्यूम है उसका 80 to 90% एफएनओ में ही है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम एफएनओ में, इक्विटी में तो सिर्फ 10 to 20% वॉल्यूम ही है। तो एफएनओ में इतना फास्ट पैसा बनता है, इसीलिए जेन स्ट्रीट में उधर स्कैम किया जाके। तो मेरे ख्याल से ये जो हुआ है स्कैम, इसका जल्दी इस पर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन आएगा सेबी की तरफ से, मे बी इवन फ्रॉम आरबीआई। और इंडियन स्टॉक मार्केट, चूंकि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ऊपर जाना चाह रहा है, जा नहीं पा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट फास्ट ऊपर जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैंने इस जेन स्ट्रीट के केस को इसीलिए आपके सामने लाया है कि स्टॉक मार्केट में अपैरेंटली जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, उसमें आपको धोखा हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट को देख के पिच इन मत कीजिए, कंपनी का पूरा डिटेल समझ के रिसर्च करके फिर आप पिच इन कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला, पिवट पॉइंट्स में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं टू टेक द डिसीजन, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये जस्ट आज का जो मेरा डिस्कशन था या टिप्पणी था जेन स्ट्रीट पर, ये बेस्ड था न्यूज चैनल्स के फीड पर, उनसे जो समाचार मिला उसके बेसिस पे ही मैंने आपके साथ शेयर किया आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन। ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोस में लेके आऊंगा विच विल बी इंफॉर्मेटिव। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।